नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में नौकरी कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूँ, वो है पेस्टल एनालिसिस के बारे में। PESTLE। आजकल रशिया और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो सारी दुनिया में चर्चा चल रही है कि क्या इम्पैक्ट आएगा बिज़नेस में, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो बुरा होगा, क्या एक और वर्ल्ड वार शुरू होने वाली है। बहुत सारी चर्चा चल रही है, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं इस समय। इसी तरह से कोविड की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर की तैयारी हो रही है। कुछ देश हैं जैसे चाइना, जापान, कोरिया, जहाँ पर इस समय बहुत सारे कोविड के पेशेंट हैं। लेकिन अगर बाकी हम बात करें देशों की, जैसे इंडिया हो गया, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर अभी भी कोविड का इम्पैक्ट नहीं है। तो सोचा जा रहा है कि अगर कोविड की चौथी लहर आएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या क्या होने वाला है। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है, प्राइमरली ये इसी बारे में है। जनरली एक माइक्रो एनालिसिस होता है और एक मैक्रो एनालिसिस होता है। तो जो पेस्टल है उसको हम यूज़ करते हैं मैक्रो एनालिसिस के लिए। और जब हम बात करते हैं पेस्टल की, तो इसका मतलब है P स्टैंड करता है पॉलिटिकल से, E का मतलब है इकोनॉमिक, S है सोशोलॉजिकल, देन T टेक्नोलॉजिकल, L का मतलब होता है लीगल और लास्ट E का मतलब होता है एनवायरमेंटल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और उसका एग्जांपल से मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू सेल, तो उसका एक पेस्टल एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद मैं बात करने वाला हूं क्या पॉसिबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू पेस्टल एनालिसिस। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये पेस्टल होता क्या है। तो इसमें जो P है जिसकी हम बात करते हैं पॉलिटिकल, तो प्राइमरीली ये बात कर रहा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, किसी भी कंट्री की, और किस तरीके से वो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में कोई नया टैक्स लग जाता है, कोई नई ड्यूटी लग जाती है। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। या अगर आप याद करें, जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST इम्प्लीमेंट किया था। तो हमारे यहाँ एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चलती थी जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन। जो दूसरा फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। जब हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा इंटेंट है कि अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन का अलग अलग रेट है। अगर हम बात करें यूरोप और अमेरिका की, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ इन्फ्लेशन आपको 4, 5, 6, 10% तक भी मिल जाएगा। तो उस कारण से भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, अगर आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया में। तो वो एक फैक्टर था जिसने बहुत कुछ बदला था उस समय दुनिया के अंदर, खासतौर से इंडिया के अंदर। जो तीसरा फैक्टर है वो सोशल फैक्टर। ना किसी भी देश के अंदर जो सोशल फैक्टर होते हैं वो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वहाँ का जो स्टाइल है, वहाँ का जो फैशन, कल्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है, किस तरह के एज ब्रैकेट में अलग अलग लोग रह रहे हैं। तो उससे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बिजनेस के। से फॉर एग्जांपल अगर US की बात करें तो US में ज़्यादातर जो क्रिसमस और थैंक्स गिविंग डे उसमें मेजॉरिटी सेल होती है। इंडिया में अगर हम बात करें जो मेजर फेस्टिवल हैं जैसे दिवाली, उस समय सबसे ज़्यादा सेल होती है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात और की जाए तो इंडिया की 65% पॉपुलेशन यंग मानी जाती है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक लोगों के लिए फोकस रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनसे। जो अगला है वो है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल। नो, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में किस तरीके से आ सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी तक हम बात करते थे पेट्रोल और डीजल गाड़ी के बारे में, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। जब हम बटन वाले हमारे मोबाइल होते तो उसमें हम नोकिया की बात करते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बदली, टच स्क्रीन आया, एंड्रॉयड आया, तो लोग भूल गए नोकिया को। और अब नोकिया को कोई नहीं जानता बिकॉज टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया। या अगर आप याद करें, आजकल हम बात करते हैं एलेक्सा के बारे में, तो बहुत सारे काम एलेक्सा करता है, हम बैठे बैठे सारे काम उससे करवाते हैं। या बहुत जल्दी हम सुन रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे जगह जगह पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि इंसान ने एक रोबोट को बनाया जिसको हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब वही कंप्यूटर जब आप उस पर काम करते हैं वो आपसे पूछता है कि क्या आप रोबोट हैं या इंसान हैं। जब आप ओके करते हैं तो वो आपको अलाउ करता है काम करने के लिए।
जो अगला फैक्टर आता है लीगल फैक्टर आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी कंट्री के अंदर जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो लॉज हैं उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और अगर वो लॉज चेंज हो रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉज में भी सेफ्टी के बारे में हो सकते हैं, लेबर के बारे में, कंज्यूमर लॉज के बारे में हो सकते हैं, वो सब इम्पैक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिसाइड किया कुछ समय पहले कि 75% जो वर्कर्स होंगे वो हरियाणा के ही होने चाहिए अगर किसी भी इंडस्ट्री में उसको नया शुरू करनी है इंडस्ट्री। या अगर हम बात करें जीडीपीआर की, जो कि 4-5 साल पहले यूरोप में आया था, तो उसने भी बहुत सारी चेंजेस लाए विद रिस्पेक्ट टू मैनी थिंग्स। और लास्ट में बात करते हैं इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर है, इंडिया के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उससे जुड़े हुए, जो क्लाइमेट है, वेदर है, किस तरह से जो सर्दी गर्मी में परिवर्तन आ रहा है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि जितने भी पुराने व्हीकल्स 15 साल या 20 साल से पुराने वाले हैं उन सबको हमें स्क्रैप करना है। तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे व्हीकल हैं जो कि स्क्रैप होने वाले हैं। ये क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, पोल्यूशन है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। या अगर बहुत रिसेंटली बात की जाए, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था दिल्ली एनसीआर में, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिसाइड किया नवंबर में करीब कि हम जनरेटर सेट को अलाउ नहीं करेंगे। अब कोई भी इंडस्ट्री में अगर बिजली नहीं है और आप जनरेटर सेट को भी अलाउ नहीं कर रहे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लॉसेस होगा। तो अब मार्च में जाके वो परमिशन दोबारा मिली कि आप जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं और क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू पेस्टल। अब एक एग्जांपल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल इन इंडिया, और उसके बेसिस पे एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसका एक पेस्टल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो टेबल एक है उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको दिया गया है, और वो फैक्टर्स हैं कि क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, उसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या टाइम फ्रेम है, क्या टाइप ऑफ इम्पैक्ट आएगा, रेट ऑफ इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, एंड देन फाइनली उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो पॉलिटिकल फैक्टर है। तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कीन है इस समय इस बात के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। उसका बिज़नेस में किस तरह से इम्पैक्ट आएगा? उसका बिज़नेस में इम्पैक्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस के बहुत तेज़ी से ईवी मार्केट में बिक रही हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं इस तरह की। इसी तरह से अगर दूसरे फैक्टर की बात की जाए इकोनॉमिक की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पॉसिबल फैक्टर है वो है कॉस्ट। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। तो उसका बिज़नेस में इम्पैक्ट क्या आता है कि आसानी से आदमी नहीं सोचता कि अगर उसे पहली गाड़ी खरीदनी है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे। अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी है या वो लेज़र के लिए या लग्जरी के लिए लेना चाहता है तो वो सोचता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, अदरवाइज सोचता है कि अभी ना ही ले जाए तो अच्छी बात है। जो तीसरा फैक्टर है वो सोशल फैक्टर है। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे टू व्हीलर्स में स्पेशली आ रहा है कि आग लग गई, तो उस कारण से बिज़नेस में इम्पैक्ट क्या आने वाला है। सर्टेनली कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर वो कोई व्हीकल लेता है और व्हीकल चला रहा है उसमें आग लग जाए, तो उससे ऑब्वियसली है कि जो उसकी सेल में या उसकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आएगा और उन्हें लगेगा कि जब तक ये व्हीकल सेफ़ नहीं है तब तक हमें व्हीकल को नहीं खरीदना चाहिए। जो अगला फैक्टर है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ग्लोबली भी पूछे जा रहे हैं और इंडिया में पूछे जा रहे हैं, वो बैटरी लाइफ के ऊपर है, चार्जिंग फैसिलिटी के बारे में है कि सब जगह फैसिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, और देन स्वैपिंग फैसिलिटी के किस तरीके से बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई और नई बैटरी हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा चल रही है। क्या बिज़नेस में इम्पैक्ट आएगा? तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ती जाएगी, बट जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर रहेगा बहुत मुश्किल है इसको पेनिट्रेट करना पूरे इंडिया में। देन उसके बाद आता है लीगल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, टैक्स पॉलिसीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट आपने देखा होगा इंडिया में जगह जगह बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ख़ास बेनिफिट दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसका जो जीएसटी है या अदर चार्जेस हैं वो कम लगने वाले हैं। एंड सर्टेनली उसका बिज़नेस इम्पैक्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली है कि जो व्हीकल अब मार्केट से जब रोड पे आती है तो उसकी कॉस्ट कम होगी और वो मोटिवेट करेगी लोगों को कि वो व्हीकल परचेज़ करें। एंड देन लास्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बैटरी के साथ वो है कि जो लिथियम आयन की बैटरी उसका डिस्पोजल का क्या होगा जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और उसका बिज़नेस इम्पैक्ट क्या है। सर्टेनली ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगा सोचने के लिए कि क्या
जो डिस्पोज़ल हमें करना है, क्या वो ठीक से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और अगर वो नहीं हो पाएगा तो क्या हमें कोई अल्टरनेट सोर्स सोचनी चाहिए। जैसे एथेनॉल के बारे में बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है, सीएनजी ऑलरेडी इंडिया में है, तो ये सारी बातें भी मार्केट में आने वाली है। अब अगर बात करें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की पेस्टल एनालिसिस के बारे में, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि हम बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क रहेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आने वाला है किसी भी स्ट्रेटजी का, अगर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो पेस्टल के थ्रू पता लग सकता है। कोई भी नई स्ट्रेटजी को रिव्यू किया जा सकता है और उसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम। देन कोई भी हम थिंकिंग के बारे में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में, वो भी हेल्प करता है पेस्टल एनालिसिस। एंड देन आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल रहता है कि कोई भी नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जैसे आजकल हम ईवी की बात करते हैं, तो क्या पॉसिबल बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं, पेस्टल उसमें भी हेल्प करता है। एंड देन सडनली अगर कोई कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से भी एडवांटेज उसका रहता है, एक्स्ट्रा एज मिलता है उसे। बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि पेस्टल के बारे में हो सकते, तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो यही है कि बहुत सारा डाटा है जो इसमें इकट्ठा किया जाता है, और कई बार उस डाटा को इकट्ठे करते करते ही शायद हमारा टाइम निकल जाता है और डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाती है। दैन सेकेंडली, बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो एजम्पशन पे बेस्ड होता है, जो मे बी जब टाइम बदलता है तो हमें लगता है कि वो रियलिस्टिक नहीं था और जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तो वो भी एक चैलेंज रहता है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा शोर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बट हु नोज़ 5 साल बाद ये हंगामा उतना रहे या ना रहे। एंड देन थर्डली, जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत मुश्किल होता है एंटिसिपेट कर पाना कि क्या एक्चुअली में उसी हिसाब से वो सारे काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेस्टल एनालिसिस। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की पेस्टल क्या होता है, देन डिटेल में हमने बात की PESTLE विद एग्जांपल्स। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, उसके रिलेशन में एक पेस्टल एनालिसिस किया। देन हमने लास्ट में बात की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी जो पेस्टल है ये मैक्रो इन्वायरमेंट के लिए और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए है, बट मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी के रिलेशन में रहेगा, जहाँ मैं इंटरनल इन्वायरमेंट, कंपनी स्पेसिफिक बात करेंगे। वहाँ पे मैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।